अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अध्यक्ष ने की पार्टी प्रभारियों की नियुक्ति। नरेंद्र सिंह तोमर असम और प्रहलाद जोशी केरल के चुनाव प्रभारी बनाए गए। आत्मनिर्भरता शब्द को मिली वैश्विक मान्यता। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इस शब्द को चुना 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऐलान के बाद इस शब्द को लेकर वैश्विक पटल पर मिली एक नई पहचान। और सीधे रुख करते हैं बेंगलुरु का, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त। और अपने आप में हम जानते हैं कि बेंगलुरु में किस तरीके से लगातार वहां पे एरो इंडिया शो की शुरुआत हो चुकी है और ये 5 तारीख तक चलेगा। ऐसे में लगातार वहां पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। रक्षा मंत्री खुद पहुंचे हुए हैं और हमने जानते हैं कि कल ही रक्षा मंत्री वहां पहुंच गए तो उन्होंने वहां HAL की एक प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन किया था। उसके बाद आज वो इस कार्यक्रम के गवाह भी बने। 5 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें भी हम आपको मिड डे प्राइम में रूबरू कराएंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले नजर बड़ी खबरों पर डालते हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं और बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। किसान आंदोलन पर विदेशी सेलिब्रिटीज को विदेश मंत्रालय की एक नसीहत दी गई है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा है कि जो बिना जानकारी के कोई भी बयानबाजी लोग ना करें, चाहे वो कितने भी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, क्योंकि जो किसान का जो जुड़ा हुआ बिल है वो संसद में पर्याप्त चर्चा के बाद पारित किया गया है और जो तयशुदा प्रोटोकॉल्स हैं उनको उसके बाद ही इस प्रकार के प्रावधानों को लाया गया है। लेकिन बिना जानकारी के तमाम सेलिब्रिटीज इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे को स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय ने तमाम विदेशी जो सेलिब्रिटीज हैं उनको गलत प्रकार की बिना जानकारी के जो शब्द हैं, तथ्य हैं, उसको जारी करने और इस प्रकार की बयानबाजी से बचने के लिए साफ तौर पर कहा, एक प्रकार से नसीहत दी है कि इस प्रकार के शब्दों से बचने की ज़रूरत है। विदेश मंत्रालय ने किसान आंदोलन पर विदेशी सेलिब्रिटीज़ को अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने से बचने की नसीहत दी है और कहा है कि इस मुद्दे को बिना सोचे समझे बयानबाजी ना करें। बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की संसद ने चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारवादी विधेयकों को पारित किया है। इन कानूनों पर देश के छोटे हिस्से के किसानों को कुछ शंकाएं हैं, उसे लेकर सरकार किसानों के प्रतिनिधियों से 11 दौर की बात कर चुकी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कुछ स्वार्थी समूह भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को एकजुट कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने साथ ही कहा है कि भारतीय पुलिस बल ने विरोध प्रदर्शन के दौरान संयम बरता और कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी हुए। बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस आंदोलन को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में देखना चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर सनसनीखेज तरीके को सेलिब्रिटी और अन्य के द्वारा अपनाना ना सही है और ना ही उनका जिम्मेदाराना रवैया दिखाता है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, क्यों ये जरूरत पड़ी कि विदेश मंत्रालय को बाहर आकर इस प्रकार का बयान देना पड़ा? क्या वो स्थितियां? आनंद, देखिए, ये जो पूरा मसला है वो कल रात से शुरू हुआ जब अमेरिका की बहुत बड़ी पॉपुलर है, उन्होंने भारत के जो अभी किसान रजिस्ट्रेशन और जो भी फार्म बिल को लेकर तमाम कंफ्यूजन चल रहे हैं देश में, उसको लेकर ट्वीट किया। उसके बाद एक सीरीज आई, बहुत ज्यादा जो फॉरेनर सेलिब्रिटीज हैं जो वहाँ के अमेरिका के हों, यूके के हों, और बहुत ज्यादा वहाँ की मीडिया में भी इस बात को उछालने की कोशिश हुई कि जो इंडिया में फार्मर का जो भी चल रहा है एजिटेशन या सरकार के सालों के विरोध चल रहे हैं वो क्या है। तो एक तरीके से कहें कि अमेरिका का जो ये प्रयास है एक उसको फैक्ट शीट के रूप से दुनिया के सामने रखा जाए कि वस्तुतः स्थिति क्या है, ये जिसमें ये आंदोलन हो रहा है, इसके पीछे ये वजह है। सरकार ने इस पर अभी तक किया है क्योंकि यही 3-4 बिंदु हैं कोई शख्सियत है जिनके बहुत ज्यादा है, उन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश की है
तो ये जरूर था कि इस बारे में एक सरकार की राय रखी जाए। जो 3-4 रवैये हैं, पुलिस का रवैया ऐसे प्रदर्शन को लेकर ऐसा रहा है या आंदोलन को लेकर रहा है, क्या सरकार ने इस बारे में किसानों से कभी बात की है या नहीं की है। तो इन तमाम चीजों का एक तरीके से स्पष्ट किया है कि सरकार लगातार बात कर रही है, आंदोलन डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है और पुलिस ने पूरी संयम का परिचय दिया है इस पूरे आंदोलन के दरमियान। शुक्रिया अभिषेक, इस बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर थी, जो कि एक तरीके से जो किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी विदेशी सेलिब्रिटीज बयानबाजी कर रहे हैं वो तथ्यों से परे है और इस बात की स्थिति को स्पष्ट किया है विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में। आगे बढ़ते हैं और बात संसद से जुड़ी कार्रवाई की करते हैं। संसद में बजट सत्र के चौथे दिन आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। चर्चा शुरू होने से पहले सरकार और विपक्ष के बीच धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसानों के मुद्दे पर ही चर्चा कराने पर सहमति बनी है। इसके लिए पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा को 5 घंटे बढ़ाकर 15 घंटे करने का फैसला किया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहे। More time should be given to the discussion on President motion, and if kindly chair can agree, we have arrived with a consensus after speaking to the leader of opposition and arrived at a consensus with the other leaders. We can allot more time with your permission for this particular motion, and for that today question hour may be suspended and tomorrow question hour and 0 hour may be suspended, and we can take it for 15 hours so that all the parties can also participate in the discussion. वहीं सरकार के इस फैसले के लिए विपक्ष ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। और वहीं राज्यसभा में चर्चा के दौरान नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनावों को सफलतापूर्वक कराने के लिए भी बधाई दी है। इसके साथ नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। राष्ट्रपति के मोशन ऑफ थैंक्स से पहले कोई बिजनेस नहीं लिया जाता, इसलिए हम सब लोग जितने विपक्ष के लोग हैं 18-19 पार्टियां मिलके हमने तय किया कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स से पहले डिस्कशन किसानों का नहीं होता है तो जो डिस्कशन उस दिन होना चाहिए था किसानों के लिए ही, वो हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसकी चर्चा करेंगे 5 घंटे। तो वो 5 घंटे जो किसानों की चर्चा करनी थी अलग से बिल्कुल स्टैंड अलोन, वो हम चर्चा करेंगे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में, और वो 5 घंटे वहां बढ़ाए जाएं 15 घंटे। और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सब की मांगी बधाई देता हूं। जो अच्छी बात है उसको बधाई देना चाहते हैं। आपने डीडीसी के इलेक्शन किए थे, ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायत राज सिस्टम जो राजीव जी ने शुरू किया था वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो हमने अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए, मैं यहां से चला गया अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए कि इसको लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से कोalition गवर्नमेंट्स में कई मजबूरियां आती हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम हुआ है बीडीसी का और डीडीसी का, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं। भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुष्टि से भी खिलाफ। जहां प्रधानमंत्री देश को दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा। वहीं चर्चा शुरू होने से पहले राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद उन्हें राज्यसभा के सभापति ने दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया। इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा।
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद उन्हें राज्यसभा के सभापति द्वारा दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई से बाहर करने को सही ठहराते हुए रामदास अठावले ने कहा कि मैंने तो उन्हें सदन से सस्पेंड करने की मांग की थी। हमारे संवाददाता राजेश राज के साथ बात करते हुए उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन को खत्म करें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करने के लिए सभापति को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मुझे लगता है कि ये संसद का जो कामकाज है, कामकाज चलना चाहिए, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हंगामा करने का आपको अधिकार है, लेकिन रोज रोज हंगामा करना ठीक बात नहीं थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो 3 सांसद थे उन्होंने आज फिर भी वेल में आकर हंगामा किया और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई मेंबर को उठाकर मतलब ले गए, ऐसा कभी हुआ नहीं। उनको बार बार माननीय चेयरमैन साहब ने टोकने के बाद भी, उनको समझाने के बावजूद भी वो बार बार वेल में आ रहे थे, हंगामा कर रहे थे, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे। और मैंने तो मांग किया था कि उनको तो सस्पेंड करना चाहिए। कि अब किसानों को भी बॉर्डर पर मान जाना चाहिए। अब सदन में चर्चा हो और किसान भी सरकार के साथ वार्ता करें, ऐसा मानते हैं? मुझे लगता है कि किसानों ने सरकार के साथ वार्ता करने की भूमिका ले ली थी। 10 बार नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन उनका एक ही मांग था कि भाई कानून पीछे ले लो। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून पीछे लेने का या उस पर स्टे दे दिया है, उसके लिए समिति बनाई है, तो सरकार सभी के लिए तैयार है। आज अभी कम से कम 14.5 घंटे की जो चर्चा है ये राज्यसभा में करने का निर्णय हो गया है। इतना टाइम इसके लिए दे दिया है। और जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दूसरे मुद्दे पर भी बोलिए, लेकिन किसान का जो आंदोलन है, किसान के आंदोलन के संबंध में या जो कानून बना है उसके संबंध में क्या उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, इसके बारे में अपने विचार रखने का सबको अधिकार है। तो मुझे लगता है कि आज जो महापंचायत हो रही है किसान नेताओं की, उन्होंने मतलब आज निर्णय लेना चाहिए, आंदोलन खत्म करना चाहिए। आंदोलन जो है किसानों से खत्म करने की अपील कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान किसान आंदोलन से जुड़े एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के गाजीपुर, चिल्ला, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों द्वारा बॉर्डर अवरुद्ध करने पर दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों के निवासियों के लिए स्थिति असुविधाजनक है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि आंदोलन में जनता और सरकारों को वित्तीय नुकसान होता है। और इस पूरी बातचीत करने के लिए, इस अधिक खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। राजेश, अगर अभी तक की राज्यसभा की कार्रवाई के लिहाज से बात की जाए तो क्या कुछ अहम चीजें या स्थितियां निकल के आई हैं? देखिए आर्येंद्र, जो सबसे दिलचस्प था कि आम आदमी के पार्टी के जो 3 सांसद थे, संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता, इन तीनों ने विपक्ष की रजामंदी के बावजूद किसानों के समर्थन में राज्यसभा के भीतर जो है वो फिर से उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की। सभापति ने बहुत समझाया भी उन्हें कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मजबूरी में फिर मार्शल के द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया और दिन भर के लिए उन्हें सभा की जो कार्यवाही है उससे उनको बाहर कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा जो है घटनाक्रम आज रहा, एक नाटकीय घटनाक्रम में हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट के दिन और कल 3 दिनों तक लगातार विपक्ष जो है किसानों के मुद्दे पर आंदोलित रहा। सदन के भीतर भी कामकाज जो है वो ठीक से नहीं होने दिया गया। लेकिन आज विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष की बातचीत के बाद एक रजामंदी की मुहर लगी कि 10 घंटे की जो चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर होनी थी उसको बढ़ा करके 5 घंटा और बढ़ाया गया, यानी 15 घंटे जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, लिहाजा किसानों से संबंधित जो मुद्दे हैं वो खुद ब खुद आएंगे। चूंकि किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया था और लाल किले पर जो घटना घटी उसका भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया था। तो कहीं ना कहीं 5 घंटे की जो मियाद है बढ़ गई है, उसकी वजह से सांसदों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा।
राजेश। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं जी। वो अगर उत्पात मचा रहे थे तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया ताकि सदन की कार्रवाई चले और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो चुकी है। भुवनेश्वर कलिता ने बीजेपी की तरफ से शुरुआत की और गुलाम नबी आजाद ने भी चर्चा में हिस्सा लिया है, तो ये जो कारवा है आगे बढ़ चुका है। कल उम्मीद है कि चर्चा जो है वो पूरी करा ली जाएगी। 15 घंटे जो है जब पूरे होंगे उसके बाद प्रधानमंत्री जो है उस पर रिप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि कल 2 बजे तक जो है वो चर्चा होने के बाद अगर 15 घंटे नहीं पूरे होंगे तो शायद परसों भी चर्चा हो, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो चुकी है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है संसद की। राजेश, हमने देखा कि विपक्षी दल तमाम किसानों के मसले को लेकर आंदोलित से नजर आ रहे हैं। क्या अभी तक के सदन में की गई चर्चा में क्या कुछ कंस्ट्रक्टिव या सकारात्मक सुझाव किसान मुद्दे को लेकर निकल के आए हैं, जो एक तरीके से कहा जाए कि हाँ साहब इस प्रकार के प्रावधानों पर सरकार विचार कर सकती है? कोई ऐसा कोई सुझाव विपक्षियों द्वारा? देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार जो मांगे हैं, आज जो नेता प्रतिपक्ष जो राज्यसभा है गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने एक तरफ सरकार का समर्थन किया है, उन्होंने सरकार की पीठ भी थपथपाई। 5 घंटे की जो मियाद बढ़ाई गई उसको लेकर भी उन्होंने सरकार की पीठ थपथपाई। जो किसानों ने जो उपद्रव मचाया लाल किले पर, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। कश्मीर में जो पंचायत के चुनाव कराए गए, डीडीसी के चुनाव हुए, उसको लेकर भी उन्होंने सरकार के साथ अपना सुर में सुर मिलाया। तो एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जो है गुलाम नबी आज़ाद वो सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों के बिल के संदर्भ में जब उन्होंने अपना जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में उन्होंने जो अपनी बात रखी, उसमें उन्होंने कहा कि किसानों से संबंधित जो विधेयक है उसको वापस ले लिया जाना चाहिए। तो विधेयक को लेकर जो गुलाम नबी आज़ाद का जो स्टेटमेंट आया है वो वापसी का ही स्टेटमेंट है, लेकिन कई और जो अन्य सांसद हैं उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा उसमें एग्रेसिव होकर के उस कांग्रेस के साथ सुर में सुर नहीं मिलाया है। लेकिन विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं उनकी रजामंदी इसी बात को लेकर है कि विधायक को सीधा वापस कर लिया जाए, जबकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि रुख जो है लचीला हो सकता है, बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन विधेयक को सीधा वापस कर लिया जाना यह कहीं से भी ठीक दिखाई प्रतीत नहीं हो रहा है। जी राजेश, एक और चीज भी इस बात से साफ तौर पर निकल के आती है कि जिस तरीके से सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से बजट सत्र की शुरुआत में ही कहा गया था कि हर मसले पर चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है, कम से कम इस पूरे मसले पर जो एक सहमति या व्यवहारिक तरीका निकाला, ये भी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, आज उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब सत्ता और विपक्ष के बीच रजामंदी हुई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जो समय अवधि है उसको बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने उस मांग को मान ली और प्रतिपक्ष ने भी उसका स्वागत किया। और सत्ता पक्ष के द्वारा पहले दिन से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने को तैयार हैं, विपक्ष अपनी बात जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ रखे। हालांकि जो तमाम 16, 17, 18 जो विपक्षी पार्टियां थी, जो तमाम लोग आंदोलित थे, कल भी हाउस चलने नहीं दिया गया, वो तमाम लोग मान गए और तमाम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा शुरू हुई है उस पर सहभागी बनने का फैसला लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो 3 सांसद थे उन्होंने बहुत ही हंगामा खड़ा किया, जिसकी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। शुक्रिया राजेश, इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा की जांच कराने को लेकर दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि सरकार इस मामले में जांच कर रही है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मामले की जांच के बाबत मीडिया में बयान भी दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाओं को सरकार को ज्ञापन देने की सलाह दी है। और हमारे सहयोगी विकास सारथी इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास, कौन लोग थे जो इस पूरी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे थे और क्या मांग की गई थी इस याचिका में? देखिए, इसमें एक से ज्यादा याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कुछ याचिकाएं वकीलों की तरफ से दाखिल की गई थी व्यक्तिगत तौर पर, और कुछ जो थे वो कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस तरह की याचिका दायर की थी। और इसमें दोनों तरफ के लोग थे। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये भी मांग की गई थी कि जांच के साथ साथ हिंसा करने वाले लोगों पर एफआईआर हो, किसानों पर कार्रवाई हो, उन पर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि इस अभी जो स्टेज है उस पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देना ठीक नहीं है, क्योंकि जो
खबरें पढ़ी हैं, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने जो खबरें पढ़ी हैं उनके मुताबिक इस मामले में सरकार जांच कर रही है और इसके लिए रुकना चाहिए सभी पक्षों को। और दूसरी बात यहाँ पर सीजीआई ने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था प्रेस में कि कानून अपना काम करेगा, तो लोगों को रुकना चाहिए और किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए कि जांच किस दिशा में होगी, किन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इस मामले में दखल ना दे और ये याचिकाकर्ता अगर इनके पास कोई ठोस तथ्य हैं तो उसका ये ज्ञापन सरकार को और गृह मंत्रालय को सौंप सकते हैं। विकास, आपने देखा पहले भी जब दिल्ली पुलिस पहुंची थी 26 जनवरी के प्रदर्शन को रोकने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पास, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून को अपना काम करने का एक तरीके से अधिकार है, दिल्ली पुलिस को पता है कि उसके क्या अधिकार। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भेजा इस प्रकार की चीज़ों से अपने आप के तरीके से अलग रख रहा है क्योंकि ये डेली बेसिस पर होने वाली कानून व्यवस्थाओं से जुड़े हुए मसले हैं? जी आरिंद्र, बिल्कुल। कोर्ट ने ये कहा कि कानून की जो संवैधानिकता या जैसा दावा किया जा रहा है कि संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, इस तरह के काम सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आते हैं। कानूनी काम जो भी है, कानूनी पहलू जो है इस पूरे कानून के, उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा जो मामला है उस पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह स्वतंत्र है। ये पहले भी कोर्ट ने कहा था कि, और वो कोई भी ऐसी डायरेक्शन नहीं देंगे, ना तो दिल्ली पुलिस की मांग पर, ना ही धरना दे रहे किसानों की मांग पर, कोई भी एक तरफा डायरेक्शन वो नहीं देंगे। तो पुलिस अपना काम करे, पुलिस के पास जो ताकत है, जो शक्ति है, उसका अख्तियार, उसके पास जो भी कानूनी अख्तियार है उनका इस्तेमाल करे, लेकिन कोर्ट किसी तरह से कोई भी रिस्ट्रेन ऑर्डर दोनों पक्षों में से किसी के भी खिलाफ पारित नहीं करेगा। शुक्रिया विकास, इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और वहीं कृषि सुधार कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की आज बैठक हो रही है। नई दिल्ली के पूसा स्थित नॉस कॉम्प्लेक्स में बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में समिति के सदस्य अनिल धनवट, डॉक्टर प्रमोद जोशी और अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद हैं। कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में समिति के सामने अपना पक्ष रखने के लिए महाराष्ट्र से 2 किसान संगठन भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए ओपी यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। ओपी, क्या कुछ आज का अपडेट आपके पास में है? कौन से ये संगठन है जो आज इस समिति के सामने पेश हुए हैं और क्या कुछ बातें इन्होंने अभी तक रखी हैं? कुछ जानकारी आपके पास? जी आरिंद्र, मैं आपको बता दूं, सुबह 11 बजे यहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो गठित कमेटी है उसके सदस्य अनिल धनवट और अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी बैठक के लिए आए थे। बैठक में शुरू में महाराष्ट्र से कुछ किसान संगठन आए थे जिन्होंने अपनी बातें रखी। उनका कहना था कि कृषि सुधार कानूनों में जो अधिकांश बातें वो किसानों के हित में है, तो जाहिर सी तौर पर इन कृषि सुधार कानूनों को सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए। इनमें कुछ संशोधन की अगर जो गुंजाइश है वो किया जा सकता है। इसी तरह अन्य राज्यों से भी किसान संगठनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और समिति को अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कृषि सुधार जो कानून है वो कहीं न कहीं अन्नदाता के हित में है, लेकिन इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको लेकर किसानों को ऐतराज है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कुछ किसान संगठनों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि विरोध प्रदर्शन का अलग एक तरीका होता है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना अलग है, लेकिन जिस तरह से हिंसा और अन्य तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं वो किसान संगठनों के लिए गैर कानूनी है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। समिति के जो सदस्य हैं वो बिंदुवार एक एक विषय पर तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में सभी सदस्यों से अपनी जो भी राय रख रहे हैं उनसे अपना बयान ले रहे हैं और तकरीबन 11 राज्यों से 17 किसान संगठनों के लोगों ने अपने अपने बयान यहाँ दर्ज करवाए और समिति उनका विवरण ले रही है। और सदस्यों का कहना कि हम अपना इसमें निजी पक्ष बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। जी शुक्रिया ओपी, इस अपडेट के लिए। आप रखिए महत्वपूर्ण बैठक में नजर, आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। और अब नजर डालते हैं आज की कुछ और ताज़ा तरीन खबरों पर। बेंगलुरु में आज एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया की शुरुआत हो चुकी है। ये कार्यक्रम 5 फरवरी तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। रक्षा मंत्री के अलावा सेना के 3 प्रमुख और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 LCA तेजस फाइटर का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया। एयर शो के जरिए भारत दुनिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेगा। बेंगलुरु में एयर इंडिया 2021 समारोह के उद्घाटन पर 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने कोरोना काल में एयर शो का आयोजन किया गया, इस बात का भी जिक्र किया और भारतीय सेनाएं अपनी क्षमता की और अखंडता को तरीके से, जो देश की अखंडता है उसको पूरी तरह से रक्षा करने में सक्षम है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत राज्य प्रायोजित आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है। भारतीय सेनाएं अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करने में पूरी तरीके से सक्षम है।
Like many of our friendly countries, India also faces threats and challenges emanating from multiple fronts. India is a victim of state-sponsored and state-inflicted terrorism, which is now a global threat. We have long witnessed unfortunate attempts to employ force to change status quo along our unresolved border. India is vigilant and prepared to counter and defeat any misadventure to defend our people and territorial integrity at all costs. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत कोरोना काल के दौरान 2 वैक्सीन का निर्माण कर रहा है जो कई देशों को मुहैया भी कराई जा रही हैं। Steering through the difficult times of COVID-19 pandemic, India has become a leading nation in the world to protect the precious lives of its 1.35 billion people from the pandemic. India has endeavored to bring out not one but 2 indigenous vaccines, Covaxin, Covishield, and started the largest vaccine drive to inoculate 270 million people. Our concern extends to people across boundaries, under which India offers more than 20 million doses to friendly countries. और एरो इंडिया शो के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत रक्षा और एरोस्पेस में असीमित क्षमता प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एरो इंडिया एक बेहतरीन मंच है। भारत सरकार ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में सुधार किए हैं जो कि आत्मनिर्भर बनने के हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित करेंगे। और वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2021 में भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने जोरदार प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया। दोनों ही टीमों ने अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। The Sarang team is maintaining, and now Sarang's moving in towards the left, making an English letter I in the sky, and this I stands for UP. We are hereby standing by for the leader's call for the leader, and here you see the reaction. Sarang's coming in from your left in diamond pool. Play it well. Yes, Surikirans have now got themselves in what they call as Sukhoi formation, resembling the multi-role fighter aircraft. And here comes the Surikiran team. Service of the nation. With its air-to-air and air-to-ground weaponry. तो कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो तैयारियां हैं, जो क्षमताएं हैं, उनका आज आसमान में प्रदर्शन हुआ है और दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। लेकिन इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना संबोधन दिया। कई महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने कही। क्या कुछ बड़ी बातें थी, आइए उसका जिक्र हम आपके सामने करते हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम। एक तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप की जा रही हैं जो देश दुनिया में अपने आप में अनोखी हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को दुनिया देख रही, कैसे भारत लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है रक्षा के क्षेत्र में। इस बात का भी जिक्र रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर लगातार तेज गति से बढ़ रहा है, यानी कि हम सेल्फ सस्टेन एक तरीके से हो रहे हैं और अपने आप में इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में भारत है एक जिम्मेदार आपूर्तिकर्ता, यानी कि एक जिम्मेदार सप्लायर के तौर पर भारत तमाम देशों तक रक्षा उत्पादों को पहुंचाने में सक्षम है और ये काम जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं और ये अपने आप में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा तैयारियों को आगे ले जाने के लिए मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड जैसे जो विजन है उसमें बहुत बड़ा योगदान अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका और एक जिम्मेदार देश के नाते भारत लगातार इस पूरे क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बात का भी जिक्र रक्षा मंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया कि हाल फिलहाल के समय में जो सीमाएं हैं वहां पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से चौकस हैं और सक्षम है किसी भी एक तरीके से मिस एडवेंचर को जवाब देने के लिए। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत किसी भी तरीके की
जो एक असहज स्थिति होगी, चुनौती होगी, उससे निपट सकता है। उन्होंने कहा कि एविएशन के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ता एक बाजार है, यानी कि भारत में वो अपार संभावनाएं मौजूद हैं जिसके लिए दुनिया एक तरीके से नजर लगाए देख रही है। आतंकवाद दुनिया के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसको भारत दशकों से दुनिया के सामने रखता और कहता रहा है। और भारत राज्य प्रायोजित जो आतंकवाद है, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, उसका एक तरीके से शिकार है। यहाँ पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ तौर पर वहीं पे है कि किस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसका एक शिकार के तरीके से भारत लगातार कई प्रकार के दंश झेलता रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कई रक्षा औद्योगिक उत्पादों से लाइसेंस व्यवस्था को खत्म किया गया, यानी कि पुरानी पड़ चुकी लाइसेंसिंग व्यवस्था में आज के वक्त की जरूरत के हिसाब से तमाम रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत अगले 8 वर्षों में खर्च करेगा $130 बिलियन, यानी कि अपनी जो एक निवेश की जो बात है, जो पैसा खर्च करने की जरूरत है, उसको भारत लगातार आगे बढ़ाएगा। और उन्होंने इस दिशा में अपने लक्ष्य का भी सामने रखा अपने संबोधन में। उन्होंने कहा रक्षा क्षेत्र में साल 2024 तक 1.75 लाख करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया, और इस टर्नओवर में जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ा गया, यानी कि भारत अब इस प्रकार की क्षमताओं के साथ आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा। और एक लक्ष्य उन्होंने जो रखा वो ये कि मेक इन इंडिया से भारत अब आगे बढ़ रहा है मेक फॉर वर्ल्ड के लिए, यानी सिर्फ हम हिंदुस्तान के लिए नहीं बनाएंगे बल्कि दुनिया भर के लिए रक्षा उत्पादों को हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी कहा कि जो रक्षा क्षेत्र है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रिफॉर्म करके, यानी बदलाव करके 74% तक कर दिया गया है ऑटोमेटिक रूट्स के माध्यम से, और अगर ये गवर्नमेंट के थ्रू आता है तो ये 100% तक कर दिया गया। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और वर्ष 2014 के बाद से, यानी कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई, तब से रक्षा के क्षेत्र में तमाम बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिसके चलते आज रक्षा के क्षेत्र में, पूरे डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है और तेज गति से काम कर रहा है। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन की बड़ी बातें थी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों से आपको जल्द रूबरू कराएंगे। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो मन की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। और इस छोटे से ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में नजर डालते हैं कुछ और अन्य राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में कथित रूप से शामिल होने के लिए सूचना साझा करने पर नगद इनाम देने की घोषणा की है। दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह, गुररंज सिंह को सूचना देने के लिए 1 लाख रुपए और जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की सूचना देने के लिए 50,000 रुपए का इनाम देने की दिल्ली पुलिस ने घोषणा की है। और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। धरना स्थलों पर बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मुख्य मार्गों को रोक कर बैठे हैं, जिससे दिल्ली से आने जाने वाले लोगों को पिछले कई दिनों से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र व व्हाट्सएप इंक को नोटिस जारी करके नई नीति पर मार्च तक स्पष्टीकरण मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायाधीश ज्योति सिंह की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने एक याचिका के संबंध में निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत डेटा फेसबुक के साथ साझा करने के लिए विकल्प दिया जाए, जबकि व्हाट्सएप की नई नीति के तहत डाटा साझा करना अनिवार्य किया गया है। व्हाट्सएप की नई नीति 4 जनवरी को घोषित की गई थी, जिसे 8 फरवरी से लागू किया जाना था। फिलहाल कंपनी ने इसे अगले 3 महीने के लिए टाल दिया है। गोवर्धन यानी गल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम का मकसद गोबर से गैस तैयार करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के लिए कचरे से आय पैदा करके कचरे को सोने में बदलना है। आज दिल्ली में इस संबंध में एक गोवर्धन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इस विषय में बताते हुए पंकज कुमार ने कहा कि इस पोर्टल से एक ही जगह सभी जानकारियां मिल सकेंगी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड of Animal Husbandry and Dairying Department. All these schemes will play a very important role in achieving the goal of Govardhan. Govardhan envisages support to state governments with technical assistance and financial assistance up to rupees 50 lakh per district to help villages convert waste to wealth and improve environmental sanitation and curb vector-borne diseases in the process. Community ownership will be the guiding principle of Govardhan initiative. वहीं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने आज दुनिया के 178 देश ऑर्गेनिक खाद से जुड़ रहे हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। आज किसान इस योजना से ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को बायोगैस की सुविधा भी मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जा रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उसका खाद बना रहा है, मार्केट कर रहा है, और आज पूरे दुनिया में लगभग 178 देश ऑर्गेनिक खाद की ओर जा रहे हैं, जिसकी चर्चा माननीय करेंगे। और भारत भी धन्यवाद योग्य है कि यहाँ ऑर्गेनिक खेती की ओर ग्रोथ बहुत अच्छा है। अभी भी हम 18% पर हैं, और ये जो 30 करोड़ जानवर हैं देश के अंदर में, ये 30 करोड़ कैटल हैं, बैफेलो हैं, और एवरेज अगर हम 7 किलो गोबर लेते हैं तो ये गोबर धन कितना बड़ा धन किसानों के अंदर आएगा। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा इस मौके पर कि पूरे देश के जानवरों के लिए आधार पोर्टल तैयार किया गया है। इससे पारदर्शिता के साथ साथ किसानों को सरकारी सहायता मिलने में भी आसानी होगी। इकोनॉमी पे जो इंपोर्ट के कारण से जो बर्डन है हाइड्रोकार्बन फ्यूल के इंपोर्ट के कारण से इसको जो है उसमें कुछ अंश तक उसमें कमी लाने में कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ में 5वां ये पोर्टल जिसको आज लॉन्च किया है, पोर्टल के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरा देश उसको साक्षात रूप में देख सके कि किस स्तर पर प्रगति हो रही है। और इसके साथ साथ में प्रगति के साथ साथ में एक सोशल अकाउंटेबिलिटी भी रहे कि एक चेक जो है समाज का भी रहे कि जो काम हो रहा है उसमें किस स्तर पर प्रगति हो रही है, कितना स्तर तक प्रगति हो रही है, ठीक उसका जो है उसके बारे में विचार सब लोग कर सकें। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोवर्धन योजना के लिए सरकार ने कचरा से कंचन बनाने के लिए जो समझौता किया है, सरकार का लक्ष्य है कि वेस्ट से वेल्थ को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, आने वाले 5 साल के अंदर हम गोवर्धन योजना जैसे इनिशिएटिव से जो आज वेस्ट है, जो आज पर्यावरण को चुनौती देता है, जो स्वास्थ्य खराब करता है, उसी में से एथेनॉल, कॉम्प्रेस बायोगैस और बायोडीजल, ये तीनों बायोफ्यूल से 1 लाख करोड़ रुपया की ऑल्टरनेटिव इनकम हम किसानों को देने की व्यवस्था कर दिए हैं। सीबीजी और इस पोर्टल में जानकारी जो रहेगा उसकी दिशा में एक बड़ी कदम है। एथेनॉल जो 6 साल पहले 0.67% हम अपनी आवश्यकता की ले पाते थे, इसी साल ये 8.5% हो गया और आने वाले 3-4 साल के अंदर ये 20% तक भी चले जाएगा।
वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आज सरकार ने ODF प्लस के एक मुख्य घटक को आगे बढ़ाने और किसानों की आमद बढ़ाने के लिए योजना पर योजनाएं बनाई हैं। सभी जानते हैं कि गोवर्धन बड़ी संपदा है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आने से गोवर्धन की दुर्गति हो गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम सब मिलकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ साथ एक आर्थिक मॉडल किसानों के लिए भी तैयार हो। आज हम जब ODF प्लस की ओर बढ़ रहे हैं तो उस दिशा में यह एकीकृत पोर्टल निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। गोवर्धन जो है ये निश्चित रूप से बड़ी संपदा है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आने के बाद गोबर की दुर्गति हो गई। लेकिन अब इसको संपदा के रूप में परिवर्तित किया जाए, इस दृष्टि से सरकार के प्रयत्न हैं और इस काम को आगे बढ़ाए, जिससे हम स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ इसको एक आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित कर सकें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज केरल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। अपने इस दौरे के दौरान वे पार्टी संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से आयोजित कई बैठकों व कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। रोड शो के द्वारा भाजपा अध्यक्ष पार्टी कार्यालय पहुंचे। नड्डा नवनिर्वाचित पार्षदों और ब्लॉक व जिला परिषद सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। आज शाम उनका पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दीप दर्शन कार्यक्रम में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के साथ भी वे मुलाकात करेंगे। दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा कोच्चि जाएंगे और वहां प्रदेश पदाधिकारियों, प्रभारियों, संयोजकों, जिला अध्यक्षों और महासचिवों के साथ एक बैठक करेंगे। इस बैठक में 140 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी व समन्वयक भी हिस्सा लेंगे। वे त्रिशूर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था और उनके संकल्प को सभी देशवासी पूरा करने में लगे हुए हैं। भारत के आत्मनिर्भरता के अभियान को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिली है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के आत्मनिर्भरता शब्द को अपना साल 2020 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है। बयान के अनुसार आत्मनिर्भरता शब्द को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये शब्द अनगिनत भारतीयों के दैनिक संघर्ष और महामारी के खिलाफ उनकी जंग को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता शब्द का अर्थ और सोच बीते साल अधिकतर भारतीयों की भावना का हिस्सा रहा है। अब इसे ऑक्सफोर्ड की हिंदी डिक्शनरी में जोड़े जाने का निर्णय किया गया है। ऑक्सफोर्ड के भाषा से जुड़े पैनल ने यह फैसला किया है। ऑक्सफोर्ड हर साल एक ऐसे शब्द की घोषणा करता है जिसका पिछले साल काफ़ी महत्व देखने को मिला हो, साथ ही उस शब्द का सांस्कृतिक महत्व भी रहा हो। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के दौरान देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोरोना पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना के दौर में दिए गए भाषण में आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किए जाने के बाद इस शब्द को काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं खेल से जुड़ी हुई क्या है आज की महत्वपूर्ण खबरें। और खेल की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मुकेश शुक्ला। मुकेश, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? बहुत बहुत शुक्रिया आरिंदर। बात करेंगे न्यूजीलैंड के टेस्ट फाइनल की, तो न्यूजीलैंड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में स्थान बना लिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा दक्षिण अफ्रीका के अपने दौरे को स्थगित करने का फैसला करने के बाद न्यूजीलैंड को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह मिली। दूसरे फाइनलिस्ट के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दावेदार हैं। भारत को अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जून में विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल मुकाबला खेलना है तो उसे इस महीने फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में कम से कम 2 टेस्ट मैच जीतने होंगे। अगर भारत 1-0 से जीता है तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाएगा। वहीं भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रह चुके तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने संन्यास की घोषणा कर दिया है। मंगलवार को डिंडा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला लिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 420 विकेट हासिल करने वाले डिंडा ने अंतिम बार पिछले महीने खेले गए T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में
हिस्सा लिया था। डिंडा ने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका देने के लिए बीसीसीआई का शुक्रिया। डिंडा ने भारत की तरफ से 13 वनडे और 9 टी20 मुकाबले खेले हैं। डिंडा ने वनडे में 12 और टी20 में 17 विकेट हासिल किए थे। साल 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले इस गेंदबाज ने अपना आखिरी मैच 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। साल 2009 में नागपुर में टी20 से अशोक डिंडा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में 2012 में इस तेज गेंदबाज ने आखिरी टी20 मुकाबला खेला था। वहीं एक और भारतीय एनबीए की जी लीग से करार करने में सफल रहे हैं। 6 फुट 10 इंच के प्रिंसिपाल सिंह पंजाब के गुरदासपुर के गुंजरा गांव के रहने वाले हैं। एनबीए की जी लीग से करार करने वाले चौथे भारतीय हैं। उनसे पहले सतनाम सिंह, पालप्रीत सिंह और अजमेर सिंह ने एनबीए की जी लीग से जुड़ चुके हैं। वो जी लीग में इनग्राइट टीम से खेलेंगे। लुधियाना बास्केटबॉल एकेडमी के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रिंसिपाल सिंह ने 2017 में एनबीए अकादमी इंडिया ज्वाइन की थी। उन्होंने एनबीए अकादमी प्रोग्राम के दौरान कई हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल बास्केटबॉल इवेंट्स में हिस्सा लिया। इसमें बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स एशिया 2018, बीडब्ल्यूबी ग्लोबल 2018 और एनबीए ग्लोबल कैंप 2018 शामिल है। साथ ही प्रिंसिपाल सिंह ने भारत की सीनियर राष्ट्रीय टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। वहीं फुटबॉल की बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को एक तरफा मुकाबले में 9 गोल से हरा दिया। खेल के दूसरे ही मिनट में साउथहैम्पटन ने जानकोविच के फाउल खेलने के अवज में रेफरी ने रेड कार्ड दिखाया। अगर उसने उनसे खेले गए खेल में रोकना पड़ा। 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेल रही साउथहैम्पटन के डिफेंडर मैन्यू के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को रोकने में नाकाम रही। साउथहैम्पटन के खिलाड़ी बेंड्रिक को खेल के 86वें मिनट में रेड कार्ड मिला, जिसका फायदा उठाते हुए मैन्यू की तरफ से एंथनी मार्शल ने 2 गोल दागे। इस जीत के साथ ही अंक तालिका में मैनचेस्टर यूनाइटेड 22 मैचों में 44 अंक के साथ काबिज है। वहीं मैनचेस्टर सिटी के बाद वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल को वॉल्वरहैम्पटन के हाथों 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। आक्रामक खेल दिखाते हुए हालांकि पहला गोल आर्सेनल की तरफ से हुआ, जब उनके खिलाड़ी निकोलस पेपे लुकाजेट से पास लेकर गोल में तब्दील करने में कामयाब रहे और टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन पहले हाफ की समाप्ति के ठीक पहले आर्सेनल के डेविड ल्यूज को अपने ही डी के भीतर फाउल खेलने पर रेफरी ने रेड कार्ड दिखाया, जिससे वॉल्वरहैम्पटन नेवेस ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया। वॉल्वरहैम्पटन की तरफ से दूसरा गोल मॉन्टिनो ने किया। दूसरे हाफ के शुरू होने से 4 मिनट बाद ही मुकाबले को 2-1 कर दिया। इस तरह वॉल्वरहैम्पटन ने यह मैच आसानी से अपने नाम कर लिया। तो खेल प्राइम में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए सीधे चलते हैं आरिंदर के पास। शुक्रिया मुकेश इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात म्यांमार की। म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद सत्ता कमांडर इन चीफ मिन ऑंग वाइंग के हाथों में आ गई है। म्यांमार सेना द्वारा अपने स्वामित्व वाले मायावाड़ी टीवी पर देश का नियंत्रण लेने व 1 साल तक आपातकाल की घोषणा करने के दूसरे दिन देश की सड़कों पर कर्फ्यू के कारण सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि देश के नेता आंग सान सू की समेत शीर्ष पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ देश में छुटपुट विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। जबकि इस सैन्य कार्रवाई पर जो बाइडेन ने कहा है कि म्यांमार की सेना द्वारा तख्ता पलट, शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारियां और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में सत्ता के लोकतांत्रिक हस्तांतरण पर सीधा हमला है। राष्ट्रपति ने वैश्विक समुदाय से एक सुर में म्यांमार सेना पर दबाव डालने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सेना को जनता की इच्छा को दरकिनार नहीं करना चाहिए। करीब 1 दशक से देश के लोग लोकतांत्रिक सरकार और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण पर लगातार काम कर रहे हैं, इसका सम्मान होना चाहिए। बात रूस की। मॉस्को की एक अदालत ने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अलेक्सी नवेल्नी को 3.5 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर पिछले आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद मिली पैरोल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। पिछले महीने रूस लौटने के बाद से ही नवेल्नी हिरासत में थे। इससे पहले उन पर नोवोचिक नाम के जहरीले नर्व एजेंट से हमला हुआ था, जिसके बाद जर्मनी में उनका इलाज हुआ था। वो पहले ही 1 साल की सजा काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें सुनाई गई कुल सजा में से इस 1 साल को कम कर दिया जाएगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आव्रजन संबंधी 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से ट्रंप प्रशासन की नीतियों के कारण सीमा पर एक दूसरे से बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाने के लिए एक कार्यबल का गठन करने संबंधी आदेश भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह कार्यकारी आदेश अप्रवासी एकीकरण और समावेश को बढ़ावा देने के लिए संघीय सरकार की रणनीति के समन्वय में व्हाइट हाउस की भूमिका को बढ़ाएगा। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे इस साल के अंत तक पद छोड़ देंगे। जेफ बेजोस ने एक पत्र लिखकर अपने कर्मचारियों को इस फैसले से अवगत कराया है। उनके स्थान पर एंडी जेसी को सीईओ बनाया गया है। जेसी वर्तमान में अमेजन वेब सर्विस के प्रमुख हैं। जेफ बेजोस ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब अमेजन ने 31 दिसंबर 2020 को समाप्त अपनी चौथी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। कंपनी ने 2020 के आखिरी 3 महीनों में $100 बिलियन की बिक्री की है। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। और इस सेगमेंट में हम कुछ हौसला बढ़ाने वाली आपको खबरों से रूबरू कराते हैं। कहते हैं कि एक छोटी सी पहल अगर सभी मिलकर करें तो उसका अंजाम बहुत ही बेहतरीन होता है। ऐसा ही कुछ हरियाणा के पंचकुला जिले के गांव बतौड़ के गांव वासियों ने करके दिखाया है। गांव में बहते गंदे पानी को तालाब में एकत्रित करके और 5 तालाबों को साफ करके उसे सिंचाई के काम में लाया जा रहा है। इसी पहल का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मन की बात कार्यक्रम में किया था। गांववासियों ने केवल गांव में बहते गंदे पानी से ही निजात पाई है, ऐसा नहीं है, बल्कि इन जोहड़ों में मछली पालन करने का काम भी करके गांववासियों की आमदनी में भी इजाफा किया गया है। पंचकुला जिले के गांव बतौड़ के गांववासियों के लिए रविवार का दिन कुछ खास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में गांव की पहल का जिक्र सुनकर गांव में उत्साह का माहौल है और लोग पीएम के उत्साहवर्धन के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। सभी गांव वासियों ने गांव में स्थित महाराणा प्रताप चौपाल पर एकत्रित होकर मन की बात कार्यक्रम को सुना और देखा। पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार गांव बतौड़ के गांव वासियों ने 5 तालाबों का निर्माण करके गांव के गंदे पानी को साफ कर खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया, ये एक अति सराहनीय प्रयास है। इससे गांव के साथ साथ किसानों की खुशहाली के भी नए आयाम स्थापित होंगे। गांव का गंदा पानी है उसको तालाब में इकट्ठा करके और उसको फिर साफ करके खेतों के अंदर सिंचाई के लिए दिया जा रहा है। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने गांव की खुशहाली के लिए, किसान की खुशहाली के लिए किया है। इसके साथ साथ इन्होंने जो ये पॉन्ड सिस्टम है, इसके अंदर जो तालाब है, इनके अंदर मछली पालन का भी इन्होंने ठेका दिया है, जिससे लगभग 30-35 हज़ार रुपये प्रति माह इनको इनकम हो रही है। गांव बतौड़ के सरपंच लक्ष्मण दास ने कहा कि उनके गांव में गंदे पानी के ओवरफ्लो की बहुत बड़ी समस्या थी। जितने तालाब के आसपास के घर थे, जब पानी ओवरफ्लो होता था तो पानी उनके घरों में घुस जाता था। ऐसे में पंचायत ने इस कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुए 4 लाख की छोटी सी राशि से तालाबों का जीर्णोद्धार करके सिंचाई के लिए प्रबंध किया। हमारे गांव बतौड़ में बहुत बड़ी समस्या थी। जितने भी इस तालाब के पास जितने घर लगते थे, ये जब पानी ओवरफ्लो होता था, ये सभी घरों में पानी बढ़ जाता था। तो इसको लेकर हमने कई बार सरकार से भी मांग करी कि ये समस्या हमारी हल हो, लेकिन हमारी पंचायत 2016 में बनी तो हम सभी पंचायत ने बैठ के इस पे विचार किया कि समस्या को हम कैसे हल करें। तो हमने बहुत कम पैसे में, कम से कम 4 लाख की टोटल रकम में लगभग हमने इस समस्या को हल किया। जब प्रधानमंत्री ने हमारे गाँव को संबोधित किया और उससे हमारा और उत्साह बढ़ा और हमें और भविष्य में कार्य करने का संकल्प किया। मन की बात में प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे गांव का नाम लेना मेरे लिए गर्व की बात है। हमारे गांव के जो पानी की निकासी की है, गंदे पानी की निकासी के बारे में उन्होंने जो देश के आगे प्रेरणा स्रोत रखा है। हमारे गांव में जैसे पहले पानी की निकासी नहीं होती थी तो गलियों में पानी इकट्ठा था, उससे गंदगी होती थी, मच्छर फैलते थे, उनसे बीमारियाँ फैलती थी। तो इस पानी की निकासी के बाद हमारे गांव में बीमारी से बहुत हद तक छुटकारा है।
बतौड़ गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए गांव वासियों, पंचायत और प्रशासन सभी ने सहयोग से लंबा रास्ता तय किया है। सबसे पहले गांव को शौच मुक्त करना, फिर गंदे पानी की निकासी को प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण कर सदुपयोग किया गया है। गांव वालों की ये पहल देश के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रेरणा देती इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में इतना ही, लेकिन हम लगातार उन तमाम खबरों पर नजर बनाए हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है और आगे के बुलेटिन में हम उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। नमस्कार। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान